हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, द एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग की बात करते हैं हम। पहले मैं बता दूं आपको कि पूरा वीडियो देखिएगा ताकि वीडियो के एंड तक में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एसे राइटिंग बनाना ऑब्वियसली सीख जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए बिना मिस किए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन एन ऑर्डर मैनर इज़ नोन एज एसे राइटिंग। मतलब क्या कि आप अपनी फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करते हैं एक ऑर्डर्ड मैनर में। मतलब क्या कि ऐसे राइटिंग में क्या करते हैं, बेसिकली आप अपनी फीलिंग्स को, जो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं, उसको एक ऑर्डर्ड मैनर में, मतलब ऑर्डर्ड मैनर मतलब क्या, एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना, उसको लिखना अपने विचारों को, यही आपका ऐसे राइटिंग कहलाता है, या ऐसे राइटिंग आता है। ऐसे राइटिंग की अगर हम बात करें तो ऐसा ही नहीं, मतलब आप कुछ भी लिख दें, आपके मन में जो आ रहा है आप वो लिख दें तो वो ऐसे राइटिंग हो जाएगा। बेसिकली ऐसे राइटिंग का मतलब क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पर ऑर्डर्ड लगा है, ऑर्डर्ड मैनर मतलब क्या, व्यवस्थित ढंग से। तो ये व्यवस्थित ढंग कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसकी बात करते हैं हम, इसको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि टाइप्स ऑफ ऐसे राइटिंग। आपको ये समझ में आ गया ऐसे राइटिंग क्या होता है, अपने मन की फीलिंग्स को लिखना एक ऑर्डर्ड मैनर में। तो टाइप्स ऑफ ऐसे राइटिंग की बात करें तो सबसे पहला टाइप इसका होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव ऐसे का मतलब क्या, इन दिस वी डिस्क्राइब एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब क्या, आप किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं, किसी प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं, या किसी चीज़ के बारे में, मतलब क्या, किसी प्लेस के बारे में, जैसे किसी जगह के बारे में लिखना। तो ये सारी चीज़ें मतलब डिस्क्रिप्टिव, यानी डिस्क्रिप्टिव ऑब्वियसली इसका मतलब क्या, डिस्क्राइब करना, यानी किसी भी इनमें से किसी पर्सन को, प्लेस को, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग में आता है। नैरेटिव, नैरेटिव मतलब क्या, नरेशन। नरेशन याद आ रहा है कुछ, नैरेटिव मतलब नरेट करना, बताना, है ना, बताना। इसमें आपने डिस्क्राइब किया था डिस्क्रिप्टिव में, नैरेटिव में बता रहे हैं आप क्या बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, किसी इंसिडेंट के बारे में, जैसे कोई घटना हुई थी, किसी हिस्टोरिकल इवेंट, जैसे मैंने महाभारत के ऊपर लिख दिया तो वो मतलब एक टाइप से उसको नरेट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। और बायोग्राफी मतलब क्या, जैसे किसी की आत्मकथा, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ले लीजिए, या कोई और महात्मा गांधी है कोई और, उनके बारे में, उनकी आत्मकथा, उनके जीवन के बारे में लिखना, वो बायोग्राफी में आ जाएगा। थर्ड की बात करें रिफ्लेक्टिव। तो रिफ्लेक्टिव क्या होता है, इन दिस वी डिस्क्राइब एनी टॉपिक्स लाइक हैबिट्स, एजुकेशन, हॉबीज़ एटसेट्रा। मतलब रिफ्लेक्टिव मतलब क्या, जिससे कुछ प्रेरणा मिले, बेसिकली कुछ प्रेरणा नहीं कह सकते, सिंपली इसमें क्या कहा गया, किसी भी टॉपिक, मतलब जनरली जो आप एसेज लिखते हैं वो रिफ्लेक्टिव में आते हैं ना, जनरली नॉर्मली जो लिखते हैं वो रिफ्लेक्टिव में आता है। किसी की हॉबीज़ के बारे में, कुछ जो आपकी हॉबीज़ हैं, हैबिट्स जो हैं, या पढ़ाई के ऊपर कुछ लिखना, वो सारा रिफ्लेक्टिव में आता है। आर्ग्यूमेंटेटिव, नाम से डिफाइंड हो रहा है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट समझते हैं ना, जैसे आप किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं, है ना, तो वाद विवाद कुछ इस प्रकार से। मतलब क्या, आर्ग्यूमेंट नाम से डिफाइन हो रहा है। इन दिस द राइटर फर्स्ट राइट पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द टॉपिक एंड देन नेगेटिव थिंग्स एट लास्ट द ओवरऑल कंक्लूजन। मतलब क्या, जैसे आपका कोई टॉपिक है, मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में आपको ऐसे लिखना है, तो आर्ग्यूमेंटेटिव में कुछ ऐसे टाइप के ऐसे आएंगे, जैसे टॉपिक है आपका, तो टॉपिक के बारे में कुछ आपने पॉजिटिव चीज़ें लिखी, यानी उसका समर्थन करने के लिए कुछ आपने पैराग्राफ लिखे। उसके बाद आपने उसका विरोध करने के लिए कुछ पैराग्राफ लिखे। जैसे कंप्यूटर्स की बात कर लें तो कंप्यूटर्स के पहले आपने पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स लिख दिए, फिर उसके बाद नेगेटिव वो लिख दिए, उनकी नेगेटिव, मतलब उसके बारे में कुछ नेगेटिव। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, उसमें उसका कंक्लूजन, मतलब क्या कि ऐसे यूज़ करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे मतलब इस टाइप से। तो वो आपका आर्गुमेंटेटिव में आता है। तो फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, थिंक अबाउट द टॉपिक इन योर माइंड दैट वर्ड टू राइट फर्स्ट एंड देन नेक्स्ट। मतलब क्या, आपको पहले टॉपिक के बारे में सोचना है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कंप्यूटर्स के ऊपर लिखना है आपको, ऐसे है ना, तो कंप्यूटर के बारे में आप सोचेंगे कि पहले आपको क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है। पहले आपको कंप्यूटर्स के मतलब पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स लिखने हैं, फिर नेगेटिव वैल्यूज़ उसकी कुछ, तो कुछ इस प्रकार से। ऐसा नहीं पहले आपने कंप्यूटर डिफाइन कर दिया, फिर बीच में पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, कुछ भी अंट संट पेलते जा रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं करना। मतलब पहले आपको सोच लेना है कि पहले पैराग्राफ में आपको लिखना है कंप्यूटर क्या होता है, दूसरे पैराग्राफ में आपने उसके पॉजिटिव वो लिखने साइड्स, फिर उसके अगले में नेगेटिव, फिर कंक्लूजन, कुछ इस प्रकार से आपको सोचना है ना। तो ये सोचना, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने रख दिया कहीं पर भी, तो उस तरीके से आपका ऐसे सही नहीं बनेगा, बढ़िया नहीं बनेगा। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको ऐसे को और बढ़िया बनाने के लिए बता रहा हूँ। सेकंड जो है आपका, यूज़ पैराग्राफ फॉर ईच पॉइंट रिगार्डिंग द टॉपिक। मतलब क्या, हर एक टॉपिक के लिए, जैसे आपका एक टॉपिक तो है, मतलब जैसे अपने एक पैराग्राफ बना लिया आपने, उसमें
पॉजिटिव चीज़ें लिख दी कंप्यूटर के बारे में, दूसरे में आपने नेगेटिव चीज़ें लिख दी कंप्यूटर के बारे में, तीसरे में मतलब इस तरीके से, मतलब एक पैराग्राफ कोई एक पॉइंट, यानी एक पैराग्राफ में आपने पूरे पॉजिटिव चीज़ें लिख दी उसके बारे में, दूसरे पैराग्राफ में नेगेटिव चीज़ें लिख दी। तो कुछ इस प्रकार से पैराग्राफ बाय पैराग्राफ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं आपने एक ही पैराग्राफ में पॉजिटिव चीज़ें भी लिख दी, नेगेटिव चीज़ें भी लिख दी और मतलब कंक्लूजन सब कुछ ऐसा नहीं करना। मतलब हर पॉइंट के लिए आपको अलग पैराग्राफ लेना है। अगला पॉइंट है आपका द नेक्स्ट पैराग्राफ शुड बिलोंग्स टू द प्रीवियस वंस, मतलब कि नेक्स्ट पैराग्राफ जो आपने अगला पैराग्राफ लिखा है वो पिछले वाले से मिलना चाहिए, मतलब जो आपने पिछला पैराग्राफ लिखा था उससे ही मिलता जुलता अगला पैराग्राफ भी होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से समझिए इसको। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ आपका, मैंने पहले पैराग्राफ में तो लिख दिया कि जी राम लंका गया, और फिर उसके अगले पैराग्राफ में मैंने लिख दिया कि राम ने लंका पहुंच के ऐसा किया। तो कुछ इस प्रकार से पहला और दूसरा पैराग्राफ मिल रहे हैं। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया राम बहुत अच्छे राजा थे, और दूसरे में लिख दिया मतलब हनुमान जी ने, मतलब ऐसा कुछ हनुमान जी के बारे में अगले पैराग्राफ में, तो ये क्या बिल्कुल ही रिलेट नहीं कर रहा ना। तो मतलब ऐसा पैराग्राफ लिखना है आपको। दो पैराग्राफ मान लीजिए आपने बनाया, तो दोनों एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए, यानी एक को आपने खत्म किया दूसरे पे पहुंचे तो दूसरे को पढ़ के ऐसा लगना चाहिए जी हाँ पहले से ही मिलता जुलता है, मतलब पहले का ही आगे बढ़ गया है, अगला वर्जन कह सकते हैं सिंपली। तो इस तरीके से समझिए कुछ। तो इस तरीके से आपको अगला पैराग्राफ लिखना है। ऐसा नहीं कि मतलब दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है ना दूर दूर तक, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो पैराग्राफ मतलब सिंपली पढ़ने में उसको अच्छा लगना चाहिए, है ना, जितने भी आपने लिखे हैं। और पैराग्राफ से मुझे एक चीज़ याद आई कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पैराग्राफ राइटिंग बताया था कि ये जो है एसे राइटिंग का एक छोटा वर्जन है, छोटा भाई है एक तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, तो कई सारे पैराग्राफ को अगर कंबाइन कर दें, उनका कॉम्बिनेशन, उससे ऐसे बनता है। तो समझ गए होंगे आई होप। अगला पॉइंट आपका कहता है यूज़ योर वर्ड्स एंड सिंपल वर्ड्स, मतलब क्या अपने खुद के वर्ड्स यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि भारी भरकम कहीं से आप ऐसा पढ़ने पे ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ छापा सा लग रहा है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। मतलब आपको खुद अपनी फीलिंग्स देनी है ना, और सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना, मतलब उसको सिंपल से सिंपल रखना और मतलब अपनी भाषा में लिखना उसे। अपनी भाषा में कहने का मतलब इतना भी नहीं खुल जाना कि आप अपनी भाषा में जैसे रेगुलरली यूज़ करते हैं वैसे नहीं, सिंपल भाषा, मतलब सिंपल से सिंपल रखना उसको, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना जैसे पढ़ते पढ़ते वो खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि जी लिखा क्या ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, सिंपल रखना जो समझने में आसानी हो। ठीक। और इसमें एक और पॉइंट है कि मेक इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग, मतलब कि आपको स्टार्टिंग में कुछ अच्छा सा लिखना है, मतलब क्या स्टार्टिंग एकदम रोचक, जैसे फिल्मों की स्टार्टिंग होती है ना थोड़ी वैसा टाइप कुछ, हालांकि वैसा वो फिल्म है, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ इंटरेस्टिंग। मतलब अब मैं इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अगला पॉइंट आपको समझ आ गया कि इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग करनी है। मतलब इंटरेस्टिंग मतलब ऐसे नहीं शुरुआत में ही आपने बोरियत घुसेड़ दी और कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ लिख दी जिससे कि समझ भी ना आए, तो आगे पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। मतलब स्टार्टिंग ही एकदम सिंपल सी और अच्छी सी होनी चाहिए जिससे आगे पढ़ने का और मन करे, और एंडिंग में कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो है डू नॉट गो आउट ऑफ टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि ऐसे लिखना होता है 2-3 पेज का, छापने के लिए क्या करते हैं टॉपिक से ही बाहर चले जाते हैं। टॉपिक से बाहर कहने का मतलब है जैसे उसमें बात की जा रही है कंप्यूटर्स की, या बात की जा रही है किसी आइडियल मतलब सिटीज़न की या किसी की, तो वो पहुंच जाएंगे टॉपिक से बाहर ही, वो बताने लगेंगे जी राम ने रावण को मारा या इसने इसका हरण किया, ऐसा कुछ करके। तो ऐसा नहीं करना, जो टॉपिक है बस टॉपिक पे आपको बने रहना और भटकना नहीं है उससे। अगला पॉइंट है डो नॉट डिस्क्राइब एनी पॉइंट टू लॉन्ग वाइल द अदर टू शॉर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या किसी पॉइंट का आपने ऐसा नहीं कि कंप्यूटर्स के बारे में बोला है आपको दोनों चीज़ें लिखनी है ना, ऑब्वियसली ऐसे में सब चीज़ें लिखनी होती है, सारे पहलू उसके सामने प्रस्तुत करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने उसके पॉजिटिव चीज़ें गिना दी, पॉजिटिव साइड ही आपने रख दिया बस, और नेगेटिव में आपने 2 लाइन बस छाप दी, तो ऑब्वियसली ये भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको मतलब जितना है उतना ही रखना है। ऐसा नहीं एक को आपने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, एक को आपने छोटा, सबको जितना है उतना ही रखना है ना, जितना बन सके उतना ही करना है और जितना हो सके उतना ही रखना है। अगला पॉइंट है डू नॉट डिस्क्राइब एनी पॉइंट अगेन एंड अगेन। मतलब क्या किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना है। ऐसा नहीं आपने एक पॉइंट ऊपर डिस्क्राइब किया उसको ही बार बार पूरे ऐसे में उसी को रिपीट किया जा रहा है, तो ये ऑब्वियसली नंबर कटेंगे। अगर आप एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो नंबर आपके कटेंगे। और आगे हम बात करें फॉर्मेट की, तो इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है, बहुत आसान है। सबसे पहला आता है आपका टॉपिक, उसके बाद आपकी बॉडी, सिंपल। और अगर आपको इसमें कुछ और दे रखा है, मतलब जैसे किसी की बायोग्राफी लिखनी है तो उनकी स्टडीज़ एजुकेशन से रिलेटेड आप चीज़ें कहाँ लिखेंगे, नीचे, जैसे आपने उनके बारे में लिख दिया पहले, उसके बाद लिखेंगे क्वालिफिकेशंस उनकी नीचे साइड में। तो इस टाइप से आपकी बॉडी हो सकती है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल मैंने कुछ इस प्रकार से लिया है, उसका टॉपिक मैंने लिया पैट्रियोटिज्म।
पैट्रियोटिज्म आपको पता है देशभक्ति, तो मैंने ये एक टॉपिक लिया है क्योंकि ऑब्वियसली इसके बारे में सभी आसानी से लिख सकते हैं, देशभक्ति के ऊपर तो सभी लिख सकते हैं ना। तो ये क्या होती है, कैसे होती है। अब देशभक्ति क्या होती है, सबसे पहली लाइन में यही डिस्क्राइब किया गया है, पैट्रियोटिज्म इज द लव फॉर वंस कंट्री, मतलब किसी एक कंट्री के प्रति आपका लगाव या प्यार कह सकते हैं, वही आपका पैट्रियोटिज्म देशभक्ति होता है। इट इज़ द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द लैंड वन इज़ बॉर्न ऑन, मतलब क्या इसका सिंपल सा मतलब है कि ऑब्वियसली आप उसी के प्रति प्रभावित होंगे ना, जिस धरती पर आपका जन्म हुआ है वही आपकी मातृभूमि है, उसी से आपका लगाव है, प्यार है, वही आप मतलब उसी के लिए आपकी देशभक्ति है सिंपली। इट ऑल्सो इम्प्लाइज द ड्यूटीज ऑफ अ person towards his motherland and in fact that he must be a part of the growth and development of his motherland, मतलब क्या उसका कि फर्ज बनता है कि वो अपने मातृभूमि का मतलब कर्ज ऋण अदा करे, मतलब क्या कि उसके ग्रोथ में हेल्प करे, मतलब इस सब चीज़ों में उसकी ड्यूटी बनती है सब। विदाउट विच हिज लाइफ इज़ अ वेस्ट, बिना इन सब चीज़ों के उसका जीवन जो है कचरे के सामान है, बेकार है, बनता है। इट इज़ द फीलिंग ऑफ द पैट्रियोटिज्म दैट inculcates in a person the feeling of sacrifice, मतलब क्या अगर कोई आप सच्चे देशभक्त है, सिंपली सेक्रीफाइस मतलब क्या, मर मिटने जैसे कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको आपकी लाइफ और देश के बीच में चुनना है कुछ, तो आप अपने देश को चुने, ऑब्वियसली उसके लिए सेक्रीफाइस कर दे, अपना कुर्बानी दे सकें। तो अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री शुड नॉट फॉरगेट दैट हिज कंट्री, हिज मदरलैंड दैट हैज़ फेड हिम फूड एंड वाटर, प्रोवाइडेड द बेसिक एमिनिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग। सिंपली कहने का मतलब क्या है कि एक सिटीज़न, अगर कोई कंट्री का सिटीज़न है तो उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी कंट्री ने ही, उसकी मातृभूमि ने उसे खिलाया पिलाया है, मतलब नई नई चीज़ें सिखाई हैं, मतलब समझ रहे हैं ना आप। तो सिंपली इसमें कहने का मतलब कि आपने देखा पहली लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लास्ट हम पैराग्राफ ले लेते हैं, बीच वाला आप पढ़ सकते हैं आप अगर आप चाहें तो सिंपली इसमें देशभक्ति के बारे में बताया गया, तो बीच वाला पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं, मैं लास्ट वाला पढ़ रहा हूँ क्योंकि जल्दी से खत्म करना है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी पूरा पढ़ूंगा। तो लव फॉर वंस कंट्री इज़ अबव ऑल अट्रैक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब क्या किसी भी देशभक्त के लिए संसार के सभी सुखों से बड़ा उसकी मतलब मातृभूमि का प्यार होता है, मतलब उसकी मातृभूमि सबसे बड़ी होती है सिंपली कहूँ तो उसके लिए। पर्सनल एंड मटेरियलिस्टिक गेन्स होल्ड नो वैल्यू बिफोर इट, मतलब क्या उसके लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, चाहे वो खुद का या कुछ पर्सनल मतलब खुद का प्रॉफिट हो, सिंपली मातृभूमि उसके लिए सब कुछ है। इट इज़ द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री टू कंट्रीब्यूट हिज बेस्ट टू द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज कंट्री, मतलब सिंपली क्या हर सिटीज़न का उस कंट्री के हर सिटीज़न का ये फ़र्ज़ बनता, कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश की तरक्की के लिए करे कुछ, मतलब जो भी है देश की तरक्की के लिए करे। टुडे आवर कंट्री इज़ फेसिंग सम ऑफ द वर्स्ट ग्लोबल चैलेंजेस इवन विद द कंट्री, some of the institutions like police force and other need to be taken to task, मतलब क्या है, सिंपली कहने का मतलब क्या है, आपकी जो है आपका देश जो है वो बहुत ज़्यादा अभी मतलब मुश्किल में है, सिंपली आपको देश के लिए कुछ करना चाहिए। सिंपली मैं बात करूँ, इसको पैराग्राफ को ख़त्म करता हूँ, लास्ट सेंटेंस पढ़ता हूँ, आपको पता चल गया होगा इतना सा पढ़ के कि मतलब सिंपली आपको देशभक्ति के बारे में बताना है। देशभक्ति है तो देशभक्ति का आपने इसमें पढ़ा कि मतलब कुछ भी टॉपिक से हटके नहीं है, देशभक्ति है तो देशभक्ति के बारे में डिस्क्राइब किया गया, कुछ भी इससे अलग नहीं किया। सबसे जो लास्ट सेंटेंस है वो कह रहा है ऑल दोस टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी फुलफिल्ड ओनली विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब क्या कि जो टास्क हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो केवल एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही निभाई जा सकती है, मतलब क्या कि जितने भी देशभक्ति के कार्य होते हैं आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी चाहिए लोगों के बीच में देशभक्ति के लिए। तो सबसे पहले पैराग्राफ में आपने देखा इसमें डिस्क्राइब किया गया कि देशभक्ति होती क्या है, दूसरा बताया गया दूसरे पैराग्राफ में कि दूसरा पॉइंट लिया है कि देशभक्ति के अंदर क्या क्या होता है, अगर कोई देशभक्त है तो वो क्या क्या करता है, और तीसरा उसके फ़र्ज़ बताए गए हैं कि आप अगर देशभक्त हैं तो आपके ये फ़र्ज़ बनते हैं, अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं तो ये फ़र्ज़ बनते हैं। तो आपने देखा कि हर पॉइंट के लिए एक अलग पैराग्राफ है, तो कुछ इस प्रकार से ही आपका ऐसे लिखा जाता है। तो आई होप ये ऐसे राइटिंग समझ में आ गई हो। तो यही थी आपकी पूरी ओवरऑल ऐसे राइटिंग। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सबको समझ में आ गया होगा, और आप चाहें तो और भी कई सारे टॉपिक्स ले सकते हैं ऐसे राइटिंग के लिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और शेयर कर दीजिए। एंड एज यूजुअली से थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग आवर वीडियोज़ एंड आवर चैनल टू सब्सक्राइब मोर एंड मोर। ज़बरदस्ती करवा सकते हैं चाहे तो आप किसी दोस्त से या किसी फ्रेंड से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।